हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो राष्ट्रपति की जो कार्यम शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर हम विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कल इससे पहले हमने बात की थी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके जो संघ क्षेत्र यानी कि संघीय कार्यपालिका शक्ति के अंदर जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी और कैग के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा ये था राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों हमने बात कर ली थी कि आर्टिकल 52 के अंदर हमने बात की थी कि भारत का एक राष्ट्रपति पद होगा या राष्ट्रपति होगा। फिर हमने आर्टिकल 53 के अंदर बात की थी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का बिल्कुल सर्वोच्च कमांडर होता है। फिर 58 में हमने जो राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने बात की थी कि जो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की बिल्कुल योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर आसीन ना हो। और आर्टिकल 102 के तहत हम कह सकते हैं कि लाभ का पद क्या होता है, और इसकी व्याख्या सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी कि लाभ का पद क्या होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सरकार के अधीन होकर उनके कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है और बदले में उसको वेतन, कमीशन और अन्य सुख सुविधाएं प्राप्त होती है तो वो लाभ का पद होगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो हमने बात की। फिर आपके सामने मैंने बात बताया था कि जो आर्टिकल 54 के अंदर जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उस निर्वाचन मंडल के बारे में हमने बात की थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन हिस्सा ले सकता है, जिसे हमने बताया था कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल राज्यों के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही हमने बताया था कि दोस्तों जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से होता है। तो ये तो हमने कल बात किया था दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जो कार्यम शक्तियों की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की कार्य शक्तियों के अंदर विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा आपका विधायी कार्य। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहेगा और जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं विधायी कार्य। देखिएगा विधायी कार्य की हम बात करते हैं। जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो संसद का अंग होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। कि यहाँ पर एक थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज रहता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है यानी कि हमारा संसद है, संसद के अगर भाग की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि अगर इसके पार्ट की बात करें हमारे पार्लियामेंट की तो इसके दो पार्ट हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस। दोस्तों अगर अंग की बात करें तो इसके अंदर हम जो राष्ट्रपति महोदय है उसको भी आप इंक्लूड कर दीजिएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो इसे विधायी शक्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का क्या है, एक अंग है। दोस्तों देखिए दोस्तों, कोई भी जो विधेयक होता है और जो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पारित होने के बाद में जो राष्ट्रपति के पास आता है तो उसे राष्ट्रपति उस पर अगर हस्ताक्षर कर देता है तो वो विधेयक एक कानून बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा बिना उसके हस्ताक्षर के, किसके, राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर से कोई भी विधेयक दोस्तों कानून नहीं बन सकता। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के पास जाने के बाद में, उस पर हस्ताक्षर होने के बाद में वो एक कानून बन जाता है। तो वह एक कानून बनता है। तो ये राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करता है तब ये कानून बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रपति को विशेषाधिकार है, निषेधाधिकार, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रत्येक सत्र को आहूत और सत्रावसान कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है, यानी कि जो संसद होता है, संसद के प्रत्येक सत्र को बिल्कुल आहूत कर सकता है, यानी कि उसको भंग कर सकता है सत्र को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है कि राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र के अंदर जो संसद का वो होता है, सत्र होता है, उसको बिल्कुल आहूत कर सकता है, वो सत्रावसान करता है। तो ये हमने बात की है कि विधायी शक्ति। अब दोस्तों थोड़ा सा एक डीप कॉन्सेप्ट हम ले सकते
सकते हैं कि जो राष्ट्रपति को निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त होती है। 3 प्रकार की एक निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त होती है। देखिएगा, निषेध, निषेध यानी मना करना, अधिकार यानी कि उसको मना करने का अधिकार होता है। तो ये याद रखिएगा, निषेध अधिकार यानी कि ऐसे अधिकार जो राष्ट्रपति उसको मना कर सकता है। तो कौन कौन से 3 अधिकार होते हैं जिसमें राष्ट्रपति बिल्कुल मना कर सकता है? जैसे एक तो है संपूर्ण निषेधाधिकार। देखिएगा, इसको हम आंत्यातिक निषेधाधिकार भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है एक निलंबनकारी निषेधाधिकार, एक निलंबनकारी, एक जेबी निषेधाधिकार भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 अधिकार होते हैं, संपूर्ण निषेधाधिकार, निलंबनकारी अधिकार और जेबी निषेधाधिकार, जिसको हम जेबी वीटो पावर हम कह सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्या संपूर्ण आंत्यातिक या हम कैसे कह सकते हैं निषेधाधिकार। तो संपूर्ण आंत्यातिक निषेधाधिकार क्या होता है उसको देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों जो लोकसभा और राज्यसभा है, अगर कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक में अगर पारित होता है, जैसे मान लेते हैं पहले लोकसभा के अंदर पारित हो गया, फिर राज्यसभा के अंदर पारित हो जाता है। ठीक है। तो राज्यसभा में पारित होने के बाद दोस्तों वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के लिए उस पर भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति अगर उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो विधेयक बिल्कुल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये ये राष्ट्रपति को एक पावर है, संपूर्ण या आंत्यातिक निषेधाधिकार। एक बार फिर से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो संसद है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, और राज्यसभा लोकसभा में कोई सा विधेयक होता है वो या तो राज्यसभा में पारित हो सकता है या लोकसभा में, दोनों में से किसी एक पर पहले पारित हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा, जो वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक का एक नियम होता है कि दोस्तों वो सबसे पहले लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसी में पारित होता है। इसके अलावा कोई सा भी विधेयक हो वो किसी भी सदन की या राज्यसभा में पारित हो सकता है और लोकसभा में पारित हो सकता है। अब देखिएगा, यहाँ पर ये विधेयक पारित हो जाता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों फिर कहाँ भेजा जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो दोस्तों ये विधेयक बिल्कुल वहाँ से ही पूर्णतः समाप्त हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कानून नहीं बन सकता, वो विधेयक क्या नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता। तो उसको हम कह सकते हैं कौन सा, संपूर्ण या आंत्यातिक निषेधाधिकार कह सकते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो पहला हो गया आपका। ठीक है। अब सेकंड की बात अगर करते हैं दोस्तों, देखिएगा सेकंड में अब देखिए निलंबनकारी निषेधाधिकार। निलंबनकारी निषेधाधिकार क्या होता है? जैसे मान लेते कोई विधेयक संसद में पारित हो गया। ठीक है। पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसको भेजा जाता है, और राष्ट्रपति क्या करता है, उस विधेयक पर हस्ताक्षर ना करके उसको वापस पूर्ण विचार के लिए लोकसभा और राज्यसभा में के अंदर वापस उसको भेज दिया जाता है। ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा जो उस पर विचार करके उसी को वापस किसके पास, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ फिर जो राष्ट्रपति होता है उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या हो जाता है, बाध्यकारी हो जाता है। ठीक है। तो उसको फिर मजबूरी में उसको उस पर साइन करने ही होते हैं, हस्ताक्षर करने ही होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं निलंबनकारी निषेधाधिकार, यानी कि विलंब हो गया, यानी कि इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो इसका क्या हो गया, निलंबनकारी विधेयक कह सकते हैं, यानी कि निषेधाधिकार हम कह सकते हैं। ठीक है। तो यह बात को समझ में आ गया आपको। ठीक है। देखिएगा, एक नोट देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में विधेयक कानून बनने से कुछ समय के लिए रुक जाता है। देखिएगा, यानी कि देखिएगा एक बार आता है राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में पारित होने के बाद में फिर राज्यसभा लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करके उसके पुनर्विचार के लिए वापस संसद के पास, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। फिर उस पर पुनर्विचार करने के लिए वापस लोकसभा राज्यसभा, फिर वापस राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए उसको भेजा जाता है, हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है।
तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी टाइम लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल लगा है। तो इसीलिए फिर राष्ट्रपति को मजबूरी में उस पर साइन करने होते हैं, यानी कि बाध्यकारी होता है। तो इसमें टाइम लगने से इसको निलंबनकारी निषेधाधिकार हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक निषेधाधिकार आता है जिसको हम जेबी निषेधाधिकार हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम क्या एक बहुत बढ़िया बात समझ में आएगी आपको। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं लोकसभा राज्यसभा में कोई विधेयक बिल्कुल पारित हो गया, ठीक है। अब पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर ना तो हस्ताक्षर करता है और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए लोकसभा और राज्यसभा में भेजता है। इसका मतलब राष्ट्रपति क्या करेगा, अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेगा। तो इसी को हम जेबी वीटो पावर या हम कह सकते हैं जेबी निषेधाधिकार कह सकते हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 प्रकार के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार प्राप्त है। एक हो गया संपूर्ण, जिसको हम कह सकते हैं आंतरिक एक संपूर्ण या आत्यंतिक निषेधाधिकार, ठीक है। एक हो गया आपका निलंबनकारी निषेधाधिकार, एक हो गया आपका जेबी निषेधाधिकार। तो दोस्तों जेबी जो वीटो पावर होता है, ये जेबी वीटो पावर में भारत में एक बार इसका प्रयोग किया गया है। और वो कब किया गया, देखिए दोस्तों कब किया गया। आपको पता है कि 1986 में हमारे जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह जी थे, उन्होंने डाक संशोधन विधेयक 1986 के अंदर जो एक विधेयक था, उस विधेयक पर उन्होंने ना तो उस पर हस्ताक्षर किए और ना ही दोस्तों पुनर्विचार के लिए संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा में उनको नहीं भेजा। इसका मतलब अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लिया। तो उसको हम कह सकते हैं जेबी वीटो पावर। तो 1986 में तत्काल राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक को अपने पास यानी कि अपने पॉकेट में रख लिया। तो उसका प्रयोग पहली बार हुआ था। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इतिहास में पहली बार जो भारत के इतिहास में पहली बार जो जेबी वीटो पावर है उसका प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ऐसे एक राष्ट्रपति थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे, ठीक है। तो याद रखना है। तो ये जेबी वीटो पावर करने वाले पहले राष्ट्रपति है 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अध्यादेश जारी करना। आपको पता है कि दोस्तों अध्यादेश क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन सा आर्टिकल लगता है। 1, 2, 3 यानी कि 123 आर्टिकल लगता है। देखिए दोस्तों अध्यादेश क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि यदि संसद है, संसद का कोई सदन या हम कह सकते हैं दोनों सदन सत्र में नहीं रहते हैं, तब राष्ट्रपति के द्वारा देश के अंदर क्या करते हैं, अध्यादेश जारी किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। यानी कि कोई कानून तत्काल लागू करने की आवश्यकता हो तो कुछ विषयों तक यहाँ तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर कोई विशेष परिस्थितियाँ हो तो उसमें कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है अध्यादेश जारी लगाकर, क्योंकि जब संसद अगर सत्र में नहीं होती तब ऐसा कानून बनाया जा सकता है आर्टिकल 123 के माध्यम से अध्यादेश जारी करके। यानी कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून लागू कर सकता है, यानी कि वो कानून बना सकता है और उसको लागू कर सकता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों अध्यादेश के बारे में। देखिए अध्यादेश जारी किए जाने के पश्चात क्या होता है, अध्यादेश जारी करने के पश्चात बैठक से 6 सप्ताह भीतर संसद की सहमति प्राप्त होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अध्यादेश जारी हो गया और कोई कानून बना दिया गया राष्ट्रपति महोदय ने, तो उसमें 6 सप्ताह के बाद क्या होता है कि संसद की उसकी सहमति लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिएगा 2 सत्र के मध्य जो अधिकतम जो 6 माह तक का अंतराल हो सकता है, यानी 2 सत्र के मध्य जो अधिकतम जो अंतराल होता है 6 माह का अंतराल हो सकता है। इसीलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, हम यूँ कह सकते 6 माह हो सकती है या 6 सप्ताह या हम कह सकते 7.5 माह भी हो सकती है। तो ये हो गया आपका अध्यादेश। दोस्तों इसके अंदर आपको याद रखना है कि अल्प समय के लिए जो अध्यादेश जारी किया जाता है
और राष्ट्रपति 123 के माध्यम से एक कानून बना सकता है। ठीक है, जब संसद सत्र में नहीं होती तब ये ऐसा लगता है। तो ये आपका हो गया दोस्तों जो विधायी शक्ति है उसके बारे में। अब दोस्तों हम प्रशासनिक शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। और इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो किन 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 अधिकारियों, किन किन अध्यक्षों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, उसके अंदर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, संसद की समस्त जो कार्यपालिका जो कार्यवाही है, कार्यपालिका शक्ति मान लीजिए कार्यवाही है, वो राष्ट्रपति के नाम से ही बिल्कुल जारी रहती है, चलती है। तो आपको याद रखना है कि देश की समस्त यानी कि संघ यानी कि देश की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। दूसरी अगर हम बात करें कि समस्त अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, जो संधियाँ होती हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों अगर राज्य के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है और उस राष्ट्रपति शासन लागू होता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रशासनिक शक्तियाँ हो गई राष्ट्रपति की। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि संघ जो होता है, केंद्र के अंदर विभिन्न जो पद होते हैं, या हम यूँ कह सकते जो विभिन्न प्रकार की जो नियुक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। और वो कौन कौन सी नियुक्तियां हैं दोस्तों, देखिएगा, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, कैग की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जो यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, या हम कह सकते हैं जो कर्मचारी वर्ग होता है उसकी नियुक्ति भी जो आपका जो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग है, राष्ट्रीय स्तर के अन्य आयोग हैं, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, और विदेश के में भारत के राजदूत या हम कह सकते उच्चायुक्त होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ आपको पता है दोस्तों, जो सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है, इनकी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनकी जो कुलपतियों की नियुक्ति भी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि राज्य के अंदर जो गवर्नर होते हैं यानी कि जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने बात की है जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो प्रशासनिक कार्य है उनके बारे में चर्चा की है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है उस न्यायिक शक्ति के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, न्यायिक शक्ति के बारे में देखें तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता चलना चाहिए कि जो न्यायिक शक्ति के अंदर जो क्षमादान है, क्षमादान की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो आर्टिकल 72 यानी कि 72 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो क्षमादान की शक्ति का आर्टिकल कौन से आर्टिकल में निहित होती है, यानी कि आर्टिकल 72 यानी कि 72 में होता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को क्षमादान की क्या क्या शक्ति प्राप्त है। जैसे मान लेते हैं राष्ट्रपति किसी भी दंड यानी कि हम कह सकते दंड को हम अपराध के रूप में ले सकते हैं, किसी भी अपराध को क्षमा कर सकता है, परिहार्य कर सकता है, लघुकरण कर सकता है और निलंबित कर सकता है। कैसे? कोई भी अपराध है दोस्तों, और अपराध के अंदर दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? क्षमा करता है। देखिए परिहार का मतलब क्या होता है दोस्तों, सजा के प्रावधान में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसको सज़ा में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि उसको सज़ा में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि उम्र कैद की उसको सज़ा मिल जाएगी तो फांसी की सज़ा को टाल दी जाती है, तो उसको बोलते हैं परिहार्य। इसके साथ लघुकरण का अर्थ होता है दोस्तों, लघुकरण का होता है जो सज़ा होती है, सज़ा के समय को कम करना होता है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को उम्र कैद दे दी है ना, और उम्र कैद के बाद में उसको उसकी सज़ा को कम करके या 5 या 6 साल के लिए उसको सज़ा
सज़ा में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उसका लघुकरण किया जाता है। एक होता है दोस्तों निलंबित करना। निलंबित का मतलब होता है कि दंड को बिल्कुल दंड को माफ़ नहीं करना होता है। निलंबित का मतलब है दंड को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना। ये उसके पास, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो शक्ति होती है उसको उसकी होती है जो वो है क्षमादान की शक्ति। और आर्टिकल 72 के माध्यम से राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को दंड को उसको क्षमा, परिहार्य, लघुकरण और निलंबित कर सकता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब दोस्तों हम एक आर्टिकल और लगाते हैं 143 यानी कि 143 जो आर्टिकल है, आर्टिकल हम इसके बारे में देखते हैं। सलाहकारी शक्तियाँ, यानी कि सलाहकारी शक्तियों का मतलब ये हुआ कि किसी भी विधि का मतलब दोस्तों क्या होता है, कानून। ठीक है, किसी भी कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय व उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति से सलाह मांग या दे सकता है। यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को सलाह दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि दोनों बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है। यानी कि सलाह के लिए सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन सलाह को मानने या न मानने के लिए दोनों ही बाध्यकारी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल 143 के अंदर जो सलाहकारी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है या उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये आर्टिकल 143 हो गया। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उसको समय से पहले पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल कौन से में लगती है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 61 यानी कि 61 के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से। तो दोस्तों एक आपको सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर सिर्फ राष्ट्रपति पर ही महाअभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं। इसके अलावा कि कोई सा भी पद हो, कोई सा भी किसी भी पद पर महाअभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से उसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एकमात्र राष्ट्रपति पर ही महाअभियोग की प्रक्रिया लागू हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिएगा जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति को पद से क्यों हटाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यानी कि संविधान के उल्लंघन के आरोप में, यानी कि संविधान या कदाचार के रूप में अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो सकती है। कैसे, देखिए दोस्तों, संसद के किसी भी सदन में अगर आप मान लीजिएगा या संसद का कोई भी सदन है, या हम कैसे लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा हो सकता है, किसी भी सदन में कम से कम 1/4 यानी कि 1/4 सदस्य, या हम यूँ कह सकते हैं 25% सदस्य द्वारा संविधान उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। यानी संसद के किसी भी सदन के द्वारा कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा, यानी कि हम परसेंट की बात करें 25% जो सदस्य होते हैं, संविधान का उल्लंघन या कदाचार के माध्यम से राष्ट्रपति पर क्या कर लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है। और दोस्तों ये जो आरोप लगाते हैं तो उसकी जानकारी उनको 14 दिन तक दी जाती है। इसका मतलब 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं होती है। ठीक है, फिर होता क्या है कि यदि उस सदन में, या कि जैसे मान लीजिएगा पहले आपने जो आरोप लगाया कौन से लोकसभा के अंदर, ठीक है, तो यदि उस सदन में, किसी भी सदन में, जैसे लोकसभा में 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, फिर वही प्रस्ताव दोस्तों कहाँ जाता है, वो फिर दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में जा सकता है। और राज्यसभा के द्वारा उस सदन में भेजने पर वही प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत के माध्यम से उसको पारित कर दिया जाता है। तो दोस्तों फिर राष्ट्रपति को एक मौका और दिया जाता है कि दूसरे सदन में राष्ट्रपति को सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है। और अगर राष्ट्रपति के उल्लंघन का ये कार्य, जो उल्लंघन, संविधान के उल्लंघन का जो आरोप है बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति को पद से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने आज बात की है जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, आर्टिकल 61 के माध्यम से उसको महाभियोग के माध्यम से
पद से हम उसको हटा सकते हैं, और इसके अलावा और किसी भी व्यक्ति को महाभियोग के माध्यम से उसको पद से नहीं हटा सकते। ठीक है, तो आज हमने क्या बात की है दोस्तों, आज हमने बात की है जो जो राष्ट्रपति महोदय है, राष्ट्रपति महोदय की जो विधायी शक्ति है, कार्य विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्ति के बारे में हमने बात की है। और उसके बाद में हमने राष्ट्रपति की जो निषेधाधिकार जो शक्ति है, वीटो पावर है, उस वीटो पावर, तीनों वीटो पावर के बारे में हमने बात की। एक संपूर्ण या आत्यंतिक विशेष निषेधाधिकार, एक निलंबनकारी निषेधाधिकार और जेबी वीटो पावर, इनके बारे में हमने बात की है। और दोस्तों हमने बात की है जो राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो नियुक्तियां की जाती है उनके बारे में डिटेल से पढ़ा, और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पढ़ा, और सलाहकार शक्तियाँ भी हमने पढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा आपको याद रखना है कि उनकी जो आर्टिकल है, आर्टिकल को बिल्कुल लर्न करना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को अब इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।